हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार। भाई मेरा नाम मोहित गोस्वामी में। देखो आज के इस लेक्चर में अपन कवर करने वाले हैं भी अपनी लुब्रिकेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है, तो भैया एक चीज मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा। स्टार्टिंग के लेक्चर में आपको बताया था कि जहां पे अगर फंक्शन पूछा जाए तो जो आपको फर्स्ट लेक्चर में जो आपने पढ़ा है उस फंक्शन में आप वो लिख के आओगे। बट बट कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं किसकी, मतलब खूबियां होती हैं किसकी भैया, लुब्रिकेंट्स की। तो वो अपन आज के इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ठीक है, भैया सबसे पहले तो मैंने इनकी एक लिस्ट बना दी है जिसकी वजह से आपको एक चीजें क्लियर हो जाए कि अपन सारी प्रॉपर्टीज कवर करेंगे। ठीक है, 7, 8, 9 तरीके की हैं, घबराने वाली बात नहीं है, सब इजी है। नहीं भी लगेंगी इजी तो भाई मैं आपको फील करवाऊंगा सब इजी है। ठीक है, तो पहला आपको क्या दे रखा है, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी इंडेक्स, फ्लैशन, फायर पॉइंट, क्लाउड एंड पोर पॉइंट, एनिलीन पॉइंट, और इमल्सिफिकेशन, स्टीम इमल्सिफिकेशन नंबर, सैपोनिफिकेशन, हाँ भाई कार्बन रेसिड्यू, ऑयल। बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपनी पहली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं भैया। पहली प्रॉपर्टी आपको क्या दे रखी है, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, अब भैया विस्कोसिटी को आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब मान लो आपकी भैया एक प्लेट है, या प्लेट है मान लो, या फिर ऐसा कोई भी चद्दर का टुकड़ा या टीन वगैरह कोई भी ऐसे अपनी मेटल सरफेस है। अब इस पे आप क्या करोगे भैया, थोड़ा सा ऑयल गिराओगे। क्या करोगे, ऑयल गिराओगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, ऑयल अपना फ्लो होगा। बट आपको पता है भैया ऑयल की क्या होता है, डेंसिटी थोड़ी ज्यादा होती है। किसकी, ऑयल की थोड़ी डेंसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, ऑयल फ्लो तो होगा बट कंपेरेटिवली धीरे धीरे फ्लो होगा, है ना। कंपेरेटिवली भाई कम फ्लो होगा। अब मान लो ये आपका वो सिस्टम है, अपनी मेटल सरफेस है। अब यहाँ से आप पानी गिरा रहे हो, भाई पानी क्विकली नीचे आ जाएगा। अब ऐसा क्यों भैया, अपना पानी नीचे जल्दी क्यों आ जाएगा, जो अपनी वाटर है, वाटर की क्या होती है भैया, डेंसिटी कम होती है। वाटर की डेंसिटी कम है। अब इसमें विस्कोसिटी का क्या रिलेशन है भैया, विस्कोसिटी का इसमें क्या रिलेशन है। अब विस्कोसिटी अपनी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि किसी भी लिक्विड को, किसी भी किसको भैया, किसी भी लिक्विड को रेजिस्ट करेगी, उसके मोशन को रेजिस्ट करेगी। मतलब ये क्या करेगी, लिक्विड के मोशन को रेजिस्ट करेगी, जिसकी वजह से किसी भी क्या होगा, किसी भी को नहीं होगा। ठीक है, तो चीजें समझ आई। विस्कोसिटी भैया अपनी एक ऐसी प्रॉपर्टी है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से जो भी अपना लिक्विड है उसका मोशन को रेजिस्ट करेगी, मतलब उसे किसी भी सरफेस के ऊपर फ्लो नहीं होने देगी। जिस तरीके से आपने फ्रिक्शन समझा था ना, सेम उसी तरीके का कॉन्सेप्ट है बट थोड़ा अलग है ना। तो ये कहलाती है अपनी भैया विस्कोसिटी। इसको अपन थोड़ा डेफिनेशन से देख लेते हैं ना। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड बाय व्हिच इज रेजिस्ट फ्लो ड्यू टू इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन लेयर्स। अब ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसकी भैया, लिक्विड की। मतलब ये एक लिक्विड की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से क्या करेगा, ये रेजिस्ट करेगा उस लिक्विड के फ्लो को ड्यू टू इंटरनल फ्रिक्शन। किस रीजन की वजह से भैया, इंटरनल फ्रिक्शन की वजह से। मतलब दो सरफेस आपस में रब हो रही होंगी ना, तो उसी चीजों को अपन फ्रिक्शन कहते हैं। तो जो अंदरूनी फ्रिक्शन होता है उसको अपन बोलेंगे इंटरनल फ्रिक्शन। मतलब दो चीजें आपस में कांटेक्ट में है, मान लो एक अपनी कोई भी सरफेस है और अपना ऑयल है, तो वो चीजें आपस में कांटेक्ट में आएंगी तो उसकी वजह से क्या होगा, इंटरनल फ्रिक्शन जनरेट होगा। इंटरनल फ्रिक्शन जनरेट होगा, इसके वजह से क्या करेगा, वो ऑयल को फ्लो नहीं होने देगा अपने सरफेस के ऊपर। फ्लो तो होगा बट वो जो थोड़ा बहुत फोर्स लग रहा होगा ना, वो अपनी कहलाएगी भी है विस्कोसिटी। ठीक है, अब आपको विस्कोसिटी क्लियर हो चुका है कि हाँ विस्कोसिटी होता क्या है। विस्कोसिटी को भी अपन ईटा से डिनोट करते हैं, उसका सिंबल ये लंबा एन जैसा होता है। ठीक है, लंबा एन जैसा सिंबल होता है, इसको अपन बोल देते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। हाँ भैया ठीक है, ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अभी ये लुब्रिकेटिंग ऑयल की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसकी छोटी सिंपल सी क्यूट सी डेफिनेशन है, अभी ये याद कर लेना है ना। कंफ्यूज मत होना, टीचर के सामने आपको थोड़ा रौला भी जमाना है ना यार क्लास में। हाँ, इफ विस्कोसिटी इज टू लो, ऑयल फिल्म ब्रेक्स बियर इंक्रीजेस। मतलब ये क्या बोल रहा है, अब मान लो अपने कोई भी ऑयल है, कोई भी अपना लिक्विड है, उसकी विस्कोसिटी कम है, तो क्या होगा, ऑयल फिल्म ब्रेक्स। मतलब अब एक सेकंड इसको आप समझाता हूँ। तो भैया अब जैसे मान लो आपको मैंने एग्जांपल दिया था, अपने इस पे से वाटर फ्लो हो रहा था और अपना ऑयल फ्लो हो रहा था। तो ऑयल क्या हो रहा था भैया, कम फ्लो हो रहा था, कम फ्लो हो रहा था ताकि उसकी थोड़ी डेंसिटी ज्यादा थी। अब एक चीज अपनी भाई, मतलब वाटर कम फ्लो हो रहा था, वाटर कम फ्लो हो रहा था, है ना। तो क्या हो रहा था, अब वाटर कम फ्लो हो रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर कुछ थोड़ा बहुत फोर्स एक्ट कर रहा होगा। फोर्स एक्ट कर रहा होगा और उसी फोर्स को अपन क्या नाम दे रहे थे, विस्कोसिटी। मतलब कोई भी अपना लिक्विड जो कम फ्लो कर रहा है उसकी भैया विस्कोसिटी ज्यादा होगी, विस्कोसिटी ज्यादा होगी, है ना। अब मान लो अपना वाटर था, वाटर क्या था भैया, ज्यादा फ्लो कर रहा था, इसका मतलब क्या है, मतलब उसमें विस्कोसिटी या जो जो अपना इंटरनल फ्रिक्शन है वो कम है। तो ये चीज आप क्लियर हो गई।
कोई चीज ज्यादा फ्लो हो रही है इसका मतलब उसकी विस्कोसिटी कम है, और कोई चीज कम फ्लो हो रही है इसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है इफ विस्कोसिटी इज टू लो, अब मान लो कोई भी अपना विस्कोसिटी किसी भी चीज की बहुत कम है, तो जो अपना ऑयल फिल्म ब्रेक्स, मतलब ऑयल अपना कनेक्टेड नहीं रहेगा भाई, वो टुकड़ों टुकड़ों में बट सा जाएगा, जिसकी वजह से मान लो भाई अपन ने भाई किसी मशीन में ऑयल डाला है, उसकी विस्कोसिटी कम है, जिसकी वजह से क्या होता होगा भाई, ऑयल अलग अलग भगेगा फिर अपना, है ना। तो भाई हाँ, टूटा फाटी वाली चीजें हो सकती है मशीन में, वियर इंक्रीज, हाँ मतलब वियर बढ़ जाएगा, हाँ। अब मान लो विस्कोसिटी इज टू हाई, है ना। अब मान लो भाई विस्कोसिटी अपनी ज्यादा है, कोई भी ऑयल वगैरह कोई भी चीज है उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, तो एक्सेसिव फ्रिक्शन हो सकता है। मान लो अब ऐसा है, मैंने ऑयल डाल दिया अपनी मशीन के अंदर, तो क्या इसकी जिसकी वजह से क्या है, उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है भाई, वो फ्लो ही नहीं हो रहा, तो मशीन के पार्ट्स आपस में ही टकराते रहेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ये फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। तो अपन को कुछ ऐसा ऑयल वगैरह लेना पड़ेगा जिसकी विस्कोसिटी ना ज्यादा कम हो ना ज्यादा ज्यादा हो, है ना। और जो भी अपनी विस्कोसिटी है भैया टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, जनरली डिक्रीजेस व्हेन विद द राइज इन टेम्परेचर। अब ये क्या होगा, जनरली अपनी विस्कोसिटी कम हो जाती है जब टेम्परेचर बढ़ता है। अब मान लो भैया, अब मान लो यही मेरी मेटल सरफेस थी, अब मैंने इस पे क्या गर्म ऑयल डाला, तो गर्म ऑयल जल्दी फ्लो हो जाएगा भैया, ताकि इसका क्या है, टेम्परेचर बढ़ गया है, टेम्परेचर बढ़ गया अपने गर्म ऑयल का, तो जल्दी फ्लो हो जाएगा, जल्दी फ्लो होने की वजह से क्या होगा, मैंने आपको बताया था कोई भी चीज जल्दी फ्लो हो रही है तो उसकी विस्कोसिटी कम है। अब ये कब हुआ, जब आपने अपना ऑयल गर्म था, जब ठंडा था तब तो उसकी विस्कोसिटी ज्यादा थी। अब कोई भी अपना ऑयल है या कोई भी चीज है, उसका टेम्परेचर अपन बढ़ा देंगे तो उसकी विस्कोसिटी भी कम हो जाएगी। अब मैंने आपको इस चीज को रिलेट भी करवा दिया है, कोई चीज अगर, हाँ भैया ज्यादा फ्लो हो रही है इसका मतलब उसकी क्या है, विस्कोसिटी कम है, और कोई चीज कम फ्लो हो रही है इसका मतलब विस्कोसिटी ज्यादा है ना। इसको अपन मेजर कैसे करते हैं, मेजर्ड यूजिंग अ विस्कोमीटर, हाँ। एक विस्कोमीटर होता है, लैब वगैरह में देखोगे तो उससे अपन मेजर करते हैं इसको, बेस्ड ऑन टाइम टेकन बाय ऑयल टू फ्लो थ्रू अ स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड ट्यूब। मतलब इसको अपन कैसे मेजर करते हैं विस्कोमीटर से, हाँ इसमें अपना एक स्टैंडर्ड ट्यूब वगैरह होता होगा, इसको अपन उसमें से अपन ऑयल फ्लो करवाते होंगे, ऑयल अपना कितनी देर में ट्यूब से बाहर निकला उसके बेसिस पे अपन मेजर कर लेते हैं, हाँ भैया अपनी विस्कोसिटी कितनी है ना। यूनिट्स ऑफ एन एक्सप्रेस्ड एज रेडवुड सेकंड्स, हाँ। और जो भी अपना जो भी, अब देखो अपना आगे समझेगा ऐसे रेडवुड विस्कोमीटर क्या होता है, समझा दूंगा भाई, एग्जाम में आता है इसलिए ना। रेडवुड विस्कोमीटर इसको अपन समझेंगे, इसमें क्या होता है, इससे अपन एक ऑयल को गुजारेंगे, उसकी अपन को विस्कोमीटर मतलब विस्कोसिटी पता चल जाएगी, और जो अपन विस्कोसिटी की यूनिट सेकंड, ठीक है। रेडवुड मतलब जो टाइम देखते हैं तो हाँ सेकंड में। कॉमन इंस्ट्रूमेंट, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं भैया, रेडवुड, सेवोल्ट, ओस्टवाल्ड, ब्रूकफील्ड विस्कोमीटर, ये चार तरीके के विस्कोमीटर यूज होते हैं, बट मेजरली अपना यही आता है एग्जाम में, मेजरली क्या यही आएगा आएगा अभी तो, है ना। रेडवुड विस्कोमीटर, इसको भी अपन आगे इसी स्लाइड में पढ़ेंगे, मतलब इसी लेक्चर में ना। तो ये अपन ने कवर कर लिया भी अपना विस्कोसिटी क्या होता है। अब अपन देखते हैं विस्कोसिटी इंडेक्स, इसी से रिलेटेड है बट कुछ अलग वाली बात इसमें है नहीं, है ना। इट इज अ मेजर, इट इज अ मेजर ऑफ हाउ मच द विस्कोसिटी ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल चेंजेस विद टेम्परेचर, है ना। अब मैंने आपको भैया क्या समझाया था, अपनी कोई भी चीज ज्यादा फ्लो हो रही है, जैसे वाटर था, वाटर अपना ज्यादा फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसकी विस्कोसिटी कम है भाई, विस्कोसिटी कम है। अब अपना जो भी ऑयल था, ऑयल कब जब ठंडा था तो उसकी क्या थी, वो कम फ्लो हो रहा था, ऑयल कम फ्लो हो रहा था, इसकी वजह से क्या है, विस्कोसिटी ज्यादा थी। अब इसी ऑयल को अपन ने क्या किया भैया, हीट कर दिया था, है ना, हीट कर दिया था, हीट करने से क्या हुआ, ऑयल का टेम्परेचर बढ़ गया, ऑयल का टेम्परेचर बढ़ा जिसकी वजह से ज्यादा फ्लो होने लगा, और उसकी क्या होगी, विस्कोसिटी कम हो गई। तो ये चीज आपको क्लियर थी। अब विस्कोसिटी इंडेक्स कुछ नहीं है भैया, विस्कोसिटी इंडेक्स कुछ नहीं है, जिस चीज का भाई मान लो किसी भी चीज का अपन ने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से वो ज्यादा फ्लो होने लगेगी, ज्यादा फ्लो होने लगेगी तो उसकी वजह से क्या होगी, इसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी। तो इसी चीज को मेजर करता है क्या, विस्कोसिटी इंडेक्स, मतलब किसी चीज का कितना टेम्परेचर बढ़ाने पे वो कितना उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, यही देखता है ना। इट इज अ मेजर ऑफ हाउ मच द विस्कोसिटी ऑफ अ लुब्रिकेटिंग ऑयल चेंजेस, मतलब कितना विस्कोसिटी चेंज हो रही है, बढ़ रही है, घट रही है, कब कब जब अपन उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना। अब हाई विस्कोसिटी इंडेक्स का मतलब क्या होता है, विस्कोसिटी चेंजेस वेरी लिटिल विद टेम्परेचर। अब देखो हाई विस्कोसिटी इंडेक्स का मतलब क्या है, अब मैंने विस्कोसिटी केस में आपको जो चीज बताई थी उससे थोड़ा उल्टा है। अब मैंने आप क्या बताया था भैया, किसी चीज की विस्कोसिटी, सॉरी, कोई चीज मान लो फ्लो ज्यादा हो रही है तो उसकी क्या है, विस्कोसिटी कम है, विस्कोसिटी कम है ना। अगर विस्कोसिटी कम है तो भैया अपनी विस्कोसिटी इंडेक्स जो है वो ज्यादा होगा, क्यों, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, हाई विस्कोसिटी इंडेक्स कब होगा, विस्कोसिटी चेंजेस वेरी लिटिल विद टेम्परेचर। अब ये कब होगा, मतलब अपने जब विस्कोसिटी बहुत कम होगी चेंज, चलो इससे रिलेट मत करो, ये क्या बोल रहा है कि जब अपना हाई विस्कोसिटी इंडेक्स कब कहलाएगा, अपना हाई विस्कोसिटी इंडेक्स कब कहलाएगा, जब अपनी जो विस्कोसिटी है वो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में बहुत कम चेंज होगी।
और अपना लो विस्कोसिटी इंडेक्स कब कहलाएगा ऑयल वगैरह का, कब, जब विस्कोसिटी बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगी। अब ये देखो, अपना हाई विस्कोसिटी इंडेक्स कब कहलाएगा, जब अपनी क्या होगा, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में विस्कोसिटी ज्यादा कम चेंज होगी, है ना। इसका मतलब क्या है कि हाँ भैया उस ऑयल का विस्कोसिटी इंडेक्स ज्यादा है, मतलब उसको अपन ज्यादा हीट देंगे ना, तब जाके उसकी थोड़ी विस्कोसिटी में चेंज देखने मिलेगा। और लो विस्कोसिटी इंडेक्स मतलब कोई ऐसा ऑयल जिसमें अपन ने थोड़ी बहुत भी हीट दी और उसकी विस्कोसिटी में चेंज आ गया, है ना, तो क्या होगा, ये टीवी मतलब हाँ विस्कोसिटी कम हो जाएगी, है ना। तो थोड़ा आप समझ जाओगे, है ना। अब अपना विस्कोसिटी में क्या था, कोई चीज ज्यादा फ्लो हो रही थी तो उसकी विस्कोसिटी कम थी, कोई चीज कम फ्लो हो रही थी, इसकी विस्कोसिटी ज्यादा थी। ये अपने किस केस में थे, विस्कोसिटी केस में। अब विस्कोसिटी इंडेक्स केस में क्या होगा, इसकी हाई विस्कोसिटी इंडेक्स कब होगा, जब किसी भी चीज की अपनी विस्कोसिटी कम होगी। हाँ, एक तरीके से रिलेट कर रहा है, मतलब विस्कोसिटी में चेंज कम होगा, ठीक है, विस्कोसिटी में चेंज कम होगा। और अपना लो विस्कोसिटी इंडेक्स कब होगा, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में भाई, हाँ ज्यादा चेंज होगा ना, तो उसको कहलाएगा लो लो विस्कोसिटी इंडेक्स, है ना। तो भैया अपना हाई विस्कोसिटी इंडेक्स वाला ऑयल अच्छा होगा ना, क्यों, ताकि इसकी भाई हाँ इसमें टेम्परेचर ज्यादा झेल सकता है, टेम्परेचर ज्यादा झेल सकता है, जल्दी गर्म नहीं होगा, तो अपना हाई विस्कोसिटी इंडेक्स वाला जो ऑयल होगा वो अच्छा ऑयल कहलाएगा। ठीक है, तो ये अपनी दूसरी प्रॉपर्टी अपन को समझ आ गई क्या होता है। अब मैंने आपको बताया था भैया जो भी अपनी विस्कोसिटी होती है भैया एग्जाम में क्वेश्चन फंस जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे स्लाइड में लेके आया हूँ। और इसका डिफरेंस पूछा जाता है, ज्यादातर डिफरेंस पूछा जाता है, ठीक है। मान लो किसी एक क्वेश्चन के साथ इसे भी जोड़ देंगे सस्ते में कि हाँ भैया इसका डिफरेंस बताओ, तो रेडवर्ड विस्कोमीटर का भैया थ्योरी में आप लिख दोगे कि इसका काम है कि ये क्या करता है, विस्कोसिटी को मेजर करता है। क्या करता है, विस्कोसिटी को मेजर करता है कौन, रेडवुड विस्कोमीटर, है ना। अब इसमें क्या होता है, कुछ इस तरीके का अपैरेटस होता है। अभी कॉलेज जाते हो तो आपने ये लैब में देखा होगा जरूर से, है ना। तो अब यहाँ पे कुछ इस तरीके का इसका सिस्टम होता है, ये सिस्टम अपन को नहीं समझना है। अब यहाँ से अपन ने शॉर्ट शॉर्ट में क्या समझा था कि अपना ट्यूब टाइप का होता है, इसमें से अपन ऑयल पास करवाते हैं। अब फिर अपन देखते हैं कि अपना ऑयल ऑयल कितने टाइम में आया बाहर, तो ये अपन मेजरली मेजरली करते थे, है ना। तो ये अपना क्या होता था, एक ट्यूब, ये अपना कुछ इस तरीके का अपैरेटस है अंदर इसके रेडबोर्ड विस्कोमीटर के अंदर, तो इसका काम भी आपको समझ आ गया, है ना। अब रेडवुड मिस्कोमीटर दो टाइप के होते हैं, नंबर 1 का होता है, एक नंबर 2 का होता है, ठीक है। इनके बीच का डिफरेंस पूछते हैं तो वो अपन देख लेते हैं ना। द लेंथ ऑफ द जेट ऑरिफिस हैज एन इंटरनल डायमीटर ऑफ 1.62 mm से लेके 10 mm तक, एंड लेंथ उसकी 10 mm। अब ये भैया, ये आपका क्या बोला आपने भैया, क्या बोला, क्या क्या बोला, लेंथ ऑफ जेट ऑरिफिस क्या होता है, सीधी बात, जो भी इसका मुंह होता है ना, स्टार्टिंग ओपनिंग होती है ना इस ट्यूब की, इसको अपन बोलते हैं जेट ऑरिफिस। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, जेट ऑरिफिस की भी अपना डायमीटर कितना होता है, 1.62 mm, और इस पूरी ट्यूब की लेंथ कितनी होती है, 10 mm। बट रेडवुड विस्कोमीटर नंबर 2 में क्या होता है, इसकी जो इंटरनल डायमीटर होती है वो 3.8 mm होती है, और इसकी लेंथ होती है भैया 50 mm होती है। ये एक छोटा सा डिफरेंस है। और अब जो अपने को आखिरी में ये फ्लास्क दिख रहा है, हाँ ये फ्लास्क दिख रहा है, इसमें बता रहे रिसीविंग फ्लास्क कैसे, स्मॉलर माउथ, जो अपना रिसीविंग फ्लास्क मतलब जिसमें आके अपना ऑयल गिरेगा ना भाई, उसकी क्या होती है भाई, थोड़ी जो अपना उसका मुंह होता है वो पतला होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता। बट इसमें क्या भाई, सारी चीजें बड़ी बड़ी हैं, तो हाँ जो अभी अपना रिसीविंग फ्लास्क है उसका माउथ भी बड़ा होगा, है ना, मुंह बड़ा होगा। इट इज यूजफुल फॉर लो विस्कस ऑयल। हाँ, ये रेडवर्ड विस्कोमीटर तब अपना यूजफुल है जब अपना जो ऑयल है उसकी विस्कोसिटी कम हो, और ये अपना तब यूजफुल है जब ऑयल की विस्कोसिटी ज्यादा हो। अब ऑयल की विस्कोसिटी भैया ज्यादा होगी, ठीक है, तो आपको ये चीजें समझ आ गई है ना। अब अपन देखते हैं फ्लैश एंड फायर पॉइंट क्या होता है, इसको डायरेक्टली थोड़ा स्लाइड से आपको समझा देता हूँ। फ्लैश एंड फायर पॉइंट क्या होता है, इट इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच लुब्रिकेटिंग ऑयल गिव्स वेपर एंड इग्नाइट मूवमेंट टेम्परली व्हेन फ्लेम इज अप्लाइड। अब ये क्या होता है, फ्लैश एंड फायर पॉइंट का क्या मतलब समझे आप, क्या मतलब समझे फ्लैश एंड फायर पॉइंट का। मान लो भैया एक ऑयल को अपन गर्म करते हैं, एक ऑयल को अपन गर्म करते हैं, एक सेकंड रुको ना, फोन। तो अभी अब अपन समझ रहे थे कि यार अपना फ्लैश पॉइंट क्या होता है, ठीक है। तो ये चीजें देखो मैं बड़े अच्छी तरीके से आपको डायग्राम के साथ कवर करवा रहा हूँ, ताकि भैया, ताकि क्या है प्रैक्टिकल में ये चीजें पूछी जाती हैं। अब जो अपना फ्लैश एंड फायर पॉइंट है उसको अपन कैलकुलेट करते हैं भैया एक पेंस की मार्टिन अपैरेटस से, ठीक है। एक पेंस की मार्टिन अपैरेटस होता है, विस्कोसिटी कैसे करते थे भैया, अपना रेडवुड विस्कोमीटर से। इसको कैसे करते हैं, पेंस की मार्टिन अपैरेटस से। तो कुछ इस तरीके का अपना एक कप टाइप का होता है, इसमें इसमें एक रॉड लगी हुई होती है, और यहाँ पे क्या होता है भैया, अपना ऑयल भरा हुआ होता है, इस कप में ऑयल भरा हुआ होता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस ऑयल को अपन थोड़ा बहुत हीट करते हैं, थोड़ा बहुत नहीं हीट करेंगे, है ना। तो हीट करने से क्या होगा, इसमें धुआं निकलने लगेगा, थोड़ा बहुत धुआं निकलने लगेगा, है ना। तो अब अपन क्या करेंगे, जब इसमें से धुआं वो थोड़ा निकलना स्टार्ट हो जाए, तो अपन एक जलती हुई माचिस की चीज या कुछ भी अपन इसके पास लेके आएंगे। तो धुआं निकल रहा है, हाँ भैया धुआं निकल रहा है, ठीक है, अभी कुछ नहीं हुआ। अब मान लो फिर से इसमें थोड़ा धुआं निकल रहा है, थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ गया, थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ेगा ना, जैसे जैसे ऑयल हीट होता जाएगा, ठीक है।
और टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है, ये अपना क्या रखा है, ये फायर रखिए, कुछ नहीं हुआ। फिर से अपन लेके अब ये थोड़ा सा फिर से हीट हो रहा था। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो अपना ऑयल मतलब गर्म होके उड़ रहा था, अपन जब एक बर्निंग फ्लेम लेके आए, बर्निंग फ्लेम लेके आए ना, मतलब बर्निंग फ्लेम क्या हो, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो थोड़ी जल रही हो, है ना, आग लगी हो जिसमें ना, जब इस ऑयल के पास लेके आएंगे, इसमें एक छोटी चिंगारी देखने मिलेगी भैया, छोटी चिंगारी। उस चिंगारी को अपन क्या नाम दे देते हैं, फ्लैश। फ्लैश। अब मान लो ये अपन को फ्लैश दिख गया। अब सबसे पहले यहाँ पे अपन लेके आए, तो मान लो यहाँ पे टेम्परेचर था 100 डिग्री, कुछ नहीं हुआ। अब मान लो यहाँ पे टेम्परेचर हो गया था 110 डिग्री, कुछ नहीं हुआ। अब ये चिंगारी अपन को देखने मिली 120 डिग्री पे, तो ये टेम्परेचर अपन ने नोट कर लिया भैया, ठीक है। और हाँ, ये टेम्परेचर भी नोट करते जाएंगे कि यार इस पे अपन को कोई भी ऑब्जर्वेशन देख, ठीक है। तो मान लो ये अपन को 120 डिग्री पे एक छोटी चिंगारी देखने मिली है। अब मान लो भैया, आप देखो 120 पे तो देखने चिंगारी मिल गई है। अब मान लो इसका टेम्परेचर 130 डिग्री भी हो जाएगा ना, तो आपको चिंगारी थोड़ी बहुत देखने मिल जाएगी फिर से, अगर आप कोई जलती हुई चीज लेके आओगे। तो अब यहाँ से आपको क्या कंक्लूड हुआ भैया, क्या चीज समझ आई, कि फ्लैश पॉइंट तो एक ऐसा पॉइंट होगा, ऐसा पॉइंट होगा जिसके वजह से जब भी कोई भी अपन एक बर्निंग फ्लेम, बर्निंग चीज वगैरह ऑयल के पास लेके आते हैं, जब वो गर्म हो रहा होता है, तो उसमें अपन को एक छोटा सा फ्लैश देखने मिल जाए या छोटी सी चिंगारी देखने मिल जाए। तो फ्लैश पॉइंट क्या होगा, एक ऐसा लोएस्ट टेम्परेचर होगा, ऐसा लोएस्ट टेम्परेचर होगा किसका, ऑयल का। देखो टेम्परेचर तो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, बट अपन को एक ऐसा लोएस्ट टेम्परेचर देखना है जिसपे अपन को फ्लैश ऑब्जर्व हो जाए। अब अपन को फ्लैश ऑब्जर्व कितने पे हुआ था भैया, 120 डिग्री पे। मान लो 130 पे भी हो रहा है, बट लोएस्ट क्या है आपका, 120। तो फ्लैश पॉइंट आपको समझ आया, एक ऐसा लोएस्ट टेम्परेचर जब आपको एक फ्लैश ऑब्जर्व हो जाए, मतलब आपको एक चिंगारी देखने को मिल जाए। तो यही बेसिकली अपना होता है भैया फ्लैश पॉइंट, ठीक है। तो इट इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच लुब्रिकेटिंग ऑयल गिव्स ऑफ वेपर्स। हाँ, ये जब अपना वेपर दे रहा होता है लुब्रिकेंट ऑयल, तब इसमें जब वेपर देते देते एक छोटे से मूवमेंट के लिए इग्नाइट होता है, मतलब छोटे से मूवमेंट के लिए जलता है, मतलब हाँ, जलता नहीं है, फ्लैश देखने मिलता है ना। व्हेन अ फ्लेम इज अप्लाइड, मतलब ये क्या बोल रहा है, एक ऐसा लोएस्ट टेम्परेचर है जब अपना लुब्रिकेटिंग ऑयल वेपर दे रहा होता है, उसका एक थोड़े से मोमेंट के लिए इग्नाइट होता है। व्हेन फ्लेम इज अप्लाइड, मतलब जो फ्लेम वगैरह उसके पास लेके आई जाती है। डायग्राम से अपन ने समझा है, ठीक है। अब इसका प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से पूरा काम करता है। टेक ऑयल इन अ टेस्ट कप, जो आपने कप बनाया था उसमें पहले ऑयल लेंगे, उसका अपैरेटस का नाम क्या है, पेंस्की मार्टिन अपैरेटस। कंफ्यूज नहीं होना है, पेंस्की मार्टिन अपैरेटस भाई किस लिए यूज हो रहा है, फ्लैश एंड फायर पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए, और रेडवुड का एक लिए हो रहा था विस्कोसिटी कैलकुलेट करने के लिए। तो ऑयल ले लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हीट को ऑयल को हीट करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। अब एट रेगुलर इंटरवल्स, मतलब थोड़े थोड़े टाइम बाद एक फ्लेम लेके आएंगे उसके पास, किसके पास, ऑयल की सरफेस के पास, जहाँ पे धुआं उठ रहा होगा, थोड़े थोड़े टाइम के बाद। और टेम्परेचर एट विच द सडन फ्लैश ऑफ अपीयर्स इज नोटेड एज फ्लैश पॉइंट। हाँ, अब उस टेम्परेचर को अपन नोट कर लेंगे जब एक छोटी चिंगारी को देखने को मिलेगी, और वो क्या होगा, अपना लोएस्ट टेम्परेचर होगा, ठीक है, लोएस्ट टेम्परेचर एट विच फ्लैश अप्लाई, मतलब फ्लैश ऑब्जर्व, ठीक है। अब इस लोएस्ट टेम्परेचर क्या होगा, जिसपे अपन को फ्लैश देखने को मिल गई, मतलब एक चिंगारी जब फर्स्ट टाइम देखने मिली, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, अपना फ्लैश पॉइंट होता है। बस अब आपको फ्लैश पॉइंट समझ आ गया है, तो फायर पॉइंट भी आपको इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है आपका फायर पॉइंट, तो इसी भी डायग्राम में आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ये तो आपने क्या समझी हुई, आपका फ्लैश पॉइंट क्या होता था, ये चीज आप समझ ले गए, ठीक है। अब मान लो 130 भी, 130 अपना टेम्परेचर था भैया, यहाँ भी आपको एक फ्लैश देखने मिल रही थी, अपन बर्निंग फ्लेम लेके आए, बर्निंग फ्लेम लेके आए, तो आपको क्या है, एक फ्लैश देखने मिली फिर से। अब मान लो क्या हुआ, 130 140 पे भी कुछ नहीं दिखा, 150 पे भी आपको एक फ्लैश अकेली दिख रही चिंगारी। अब मान लो भैया अपना टेम्परेचर चला गया 180 के पास, 180 हो गया। अब आप भाई इसके पास कुछ जलती हुई चीज लेके आए, तो अपने ऑयल में आग लग गई और थोड़ी देर के लिए जलता रहा, ठीक है, थोड़ी देर के लिए जलता रहा, तो वो अपना क्या कहला जाएगा भैया, फायर पॉइंट, ठीक है। अब मान लो अपना टेम्परेचर है भाई 190 डिग्री, तब भी आप जिसके पास ऑयल के पास कुछ जलती हुई चीज लेके आओगे, तब भी ये जल जाएगा, ठीक है। तो अब अपन क्या देखना है, लोएस्ट टेम्परेचर देखना है जिसपे ऑयल अपना सबसे पहली बार जला था, तो वो पॉइंट अपना क्या कहला जाएगा भैया, आपका फायर पॉइंट कहला जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर है कि भैया आपका फ्लैश पॉइंट क्या होता है और आपका फायर पॉइंट क्या होता है, इसकी भी अपन डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। ये अपना है फायर पॉइंट है, ठीक है, फायर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। इट इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच द वेपर्स ऑफ द ऑयल बर्न कंटिन्यूअसली। ये एक ऐसा लोएस्ट टेम्परेचर है जब आपने जो ऑयल की वेपर्स होती है, मतलब जो ऑयल उठ रहा होता है ना भाप बन के, वो कंटिन्यूअसली बर्न करती है, मतलब कंटिन्यूअसली जलती है फॉर एटलीस्ट 5 सेकंड, कम से कम 5 सेकंड के लिए। अब इसका ये प्रोसीजर क्या है, कैसे करते हैं इसको, जो भी अपना हीट, ऑयल हीट हो रहा था ना उस अपैरेटस में, उसको कंटिन्यू हीट करते रहेंगे थोड़ी देर तक, थोड़ी देर तक। अब इसमें यार आपको एक चीज समझ आ रही है, ये टेम्परेचर कम नोट कर रहे हैं, उसमें एक थर्मामीटर लगा रहता है, उसमें देखते रहते हैं ना। तो कंटिन्यूस ऑयल को हीट करते रहेंगे, जब
जो अपना फ्लैश पॉइंट इज रीच, फ्लैश पॉइंट रीच होने के बाद उस ऑयल को कंटिन्यूअसली हीट करते रहेंगे। कीप अप्लाइंग द टेस्ट फ्लेम, मतलब उस बार बार उस फ्लेम को उस ऑयल के पास लेके आते जाओ जब अपना फ्लैश पॉइंट अपन को निकल चुका है, देख लिया उसके बाद, है ना। द टेम्परेचर एट विच द ऑयल स्टार्ट्स बर्निंग कंटिन्यूअसली, अब वो टेम्परेचर जब अपना ऑयल जलना स्टार्ट हो जाए ना, उसको अपन रिकॉर्ड कर देते हैं और उसको क्या नाम देते हैं भैया, फायर पॉइंट। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है फायर पॉइंट और फ्लैश पॉइंट में, क्या होता है मोमेंटरी इग्निशन, मतलब ये थोड़ी देर के लिए बस एक चिंगारी से देखने मिलती है, बट फायर पॉइंट में क्या होता है कंटिन्यूअस बर्निंग, मतलब ये थोड़ी देर के लिए अपना ऑयल जलता रहता है। तो ये मैंने बड़े अच्छी तरीके से कवर करवा दिया कि भैया फ्लैश पॉइंट क्या होता है और फायर पॉइंट आपको क्या होता है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से इसका अपैरेटस होता है। इसको अपन हाँ क्लीवलैंड ओपन कप में भी कर सकते हैं भैया, या एबल्स में भी कर सकते हैं, या फिर भैया पेंस की मार्टिन अपैरेटस में भी कर सकते हैं। तो इन चीज में आप कंफ्यूज नहीं होगे, एग्जाम में तीनों एग्जाम में तो कोई नहीं पूछेगा वैसे, हाँ प्रैक्टिकल में पूछे तो आप बता देना, है ना। तो अब देखो ऑब्जर्वेशन टेबल कुछ इस तरीके से होती है। ये किसकी ऑब्जर्वेशन टेबल है भाई, किसकी ऑब्जर्वेशन टेबल है, फ्लैश चलो दिखा देता हूँ। क्या होता है, मान लो अपना 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, अपन वो बर्निंग फ्लेम लेके गए उस वेपर्स के पास, कुछ ऑब्जर्वेशन देखने नहीं मिली। 120 190 तक कुछ ऑब्जर्वेशन देखने नहीं मिली। तो 220 पे आप लेके गए, मतलब 200 डिग्री सेल्सियस पे जब उस बर्निंग फ्लेम को ऑयल के पास लेके गए, तो आपको एक फ्लैश दिखा, मतलब एक थोड़ी चिंगारी दिखी। तो वो आपको किस नाम से डाल दी भैया, तो अब जिस टेम्परेचर पे अपन को चिंगारी देखने मिली उस टेम्परेचर को अपन नाम दे देंगे भैया अपना क्या, अपना फ्लैश पॉइंट। अब मान लो अपन थोड़ा और अपना ऑयल हीट होता गया, ऑयल हीट होता गया, अब अपना क्या टेम्परेचर आया भी अपन को, हाँ अपन फिर से अपन इसके पास एक बर्निंग फ्लेम लेके गए। अब ऐसा टेम्परेचर भाई जिस टेम्परेचर पे अपन को उसको फायर ऑब्जर्व दिख जाए, मतलब अभी तो क्या है, एक चिंगारी दिखी थी, अब कुछ समय बाद अपन एक बर्निंग फ्लेम लेके गए, अपने ऑयल ने क्या है भैया हीट पकड़ ली, मतलब सॉरी आग पकड़ ली, मतलब ऑयल में आग लग गई। तो वो टेम्परेचर अपना क्या कहला जाएगा, फायर पॉइंट, मतलब हाँ इस पॉइंट पे हमको फायर ऑब्जर्व हो गई। चलो देखो, ये तो हो सकता है एग्जाम में पूछ ले, और हो सकता है अभी आपका एक्सटर्नल, हो सकता है कि एक्सटर्नल आके पूछेगा ही। ठीक है, तो ये चीज अपन ने अच्छे से कवर कर ली है। ठीक है, अब अपन देखते हैं अभी अपना क्लाउड पॉइंट क्या होता है और कोर पॉइंट क्या होता है ना। अब फ्लैश एंड फायर फायर पॉइंट अपन तब देख रहे थे जब अपन ऑयल गर्म कर रहे थे ना, और क्लाउड एंड पोर पॉइंट अपन तब देखेंगे जब अपन अपने ऑयल को ठंडा करेंगे, है ना। क्लाउड पॉइंट में क्या कर रहे होंगे भैया, अपना ऑयल अपन ठंडा कर रहे होंगे। जी मेरा एक ऑयल है मेरे बर्तन में अंदर रखा हुआ है, और ये मेरा ऑयल है, इसको मैंने क्या किया भैया फ्रिज में रख दिया। अब फ्रिज में रख दिया, अब इसको मैंने क्या हुआ भैया ठंडा होने लगा, ठंडा होने लगा। अब कुछ टेम्परेचर बाद मैंने इसको बाहर निकाल के देखा, मेरा ऑयल देखने में कैसा दिख रहा है भैया, देखने में कैसा दिख रहा है, मेरी तरह अच्छा दिख रहा है या धुंधला पुंधला सा दिख रहा है। ठीक है, नहीं भैया ऑयल अभी ठीक ठाक दिख रहा है। चलो इसको दोबारा फ्रिज में रख दिया, फिर एक दो थोड़ी देर बाद निकाला, थोड़ा और टेम्परेचर ड्रॉप होने के बाद फिर अपन ने ऑयल निकाल के देखा भी अब कैसे दिख रहा है मेरा ऑयल, अभी भी वही ठीक ठाक दिख रहा है, थोड़ा इसमें ऐसे कोई चेंज नहीं दिख रहा। चलो मैंने इसको फिर ऑयल में फिर फ्रिज में डाल दिया। अब मैंने इसको फिर बाहर निकाला, अब मैंने अपना ऑयल देखा, तो ऑयल मेरा मुझे थोड़ा धुंधला धुंधला सा दिखने लगा। ऑयल मेरा कैसा धुंधला धुंधला सा दिखने लगा, तो वो टेम्परेचर जिस पे मुझे मेरा ऑयल धुंधला धुंधला, मतलब क्लाउडी क्लाउडी सा दिखने लगे, तो वो पॉइंट कहलाएगा भैया मेरा क्लाउड पॉइंट। ठीक है, अब ये धुंधला धुंधला क्यों दिखने लगता है, मेरा ऑयल के अंदर जो वैक्स होता है वो सेपरेट हो जाता है, इसलिए मेरा ऑयल क्या भैया थोड़ा धुंधला धुंधला दिखने लगता है ठंडा होने के बाद। ठीक है भैया, कैमरा चालू है अपना, ठीक है, चलो है ना। तो ये अपना क्लाउड पॉइंट क्या है, मतलब क्लाउड पॉइंट क्या है, इट इज द टेम्परेचर एट विच lubricating oil first become cloudy due to separation of वैक्स व्हेन इट इज कूल्ड। इसमें क्या होता है, जो अपना ऑयल होता है वो ठंडा होने पे वैक्स सेपरेट होने लगता है, वैक्स सेपरेट होने की वजह से क्लाउडी क्लाउडी सा, मतलब ये धुंधला धुंधला सा दिखने लगता है, धुंधला धुंधला सा। माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है माँ। ठीक है, प्रोसीजर क्या है, मतलब ये पूरा काम कैसे करता है, हाँ मतलब अपन काम कैसे करते हैं इसको देखते कैसे, है ना। कैसे देखेंगे भैया, टेक द ऑयल सैंपल इन अ क्लीन टेस्ट जार, मतलब जो भी मेरा ऑयल सैंपल है उसको मैं एक टेस्ट जार में ले लूंगा। हाँ भैया ले लिया, उसके बाद प्लेस द जार इन अ कूलिंग बाथ या फिर आइस या फिर रेफ्रिजरेटर, मतलब जो भी मेरा मैंने जार लिया है उसको मैं फ्रिज में रजा के रख दूंगा भैया। ठीक है, फ्रिज में रख देंगे, उसके बाद कूल द ऑयल एट अ कंट्रोल रेट। अब जो मेरा ऑयल है उसको मैं ठंडा करूंगा एट अ कंट्रोल रेट, आप नहीं करोगे मतलब फ्रिज करेगा बट उसको एक कंट्रोल रेट पे। हाँ, अब एट रेगुलर टेम्परेचर इंटरवल्स रिमूव द जार एंड ऑब्जर्व अगेंस्ट लाइट, मतलब हर थोड़े थोड़े टेम्परेचर इंटरवल के बाद, मतलब हर 2-3 डिग्री टेम्परेचर गिरने के बाद ऑयल को निकालेंगे, उसको लाइट के नीचे ले जाकर देखें भैया ऑयल धुंधला दिख रहा है कि नहीं, ऑयल धुंधला दिख रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है, क्या करेंगे थोड़े थोड़े टेम्परेचर गिरने के बाद, ऐसा नहीं कि हर 1-2 मिनट बाद, है ना। द टेम्परेचर एट विच फेंट क्लाउड और हेजीनेट फर्स्ट अपीयर्स इज रिकॉर्डेड एज द क्लाउड पॉइंट। अब वो टेम्परेचर जिसपे अपन को हल्का सा धुंधलापन दिखने लगे, थोड़ा क्लाउडीनेस सी दिखने लगे, तो वो टेम्परेचर मेरा क्या कहलाएगा भैया, क्लाउड पॉइंट। ठीक है, चलो ये अपन ने समझ लिए। दूसरा अपना क्या था भैया, पोर पॉइंट। पोर पॉइंट, अब पोर पॉइंट क्या हो सकता है, समझो समझो।
चलो मुझे क्या हुआ भैया, मेरा क्लाउड पॉइंट मिल गया है ना, क्लाउड पॉइंट मिल गया। चलो कि मेरा ऑयल कौन से टेम्परेचर पे मुझे धुंधला धुंधला दिखने लगा, वो मेरा क्या कहलाया भैया, क्लाउड पॉइंट। भैया राइटिंग तो मेरी बहुत अच्छी आ रही हुई, ठीक है, हाँ भैया ठीक है। अब क्लाउड पॉइंट मिलने के बाद, अब वो जो मेरा हाँ बीकर था उसको मैंने दोबारा से क्या किया भैया, फ्रिज में रख दिया है ना, दोबारा से फ्रिज में रख दिया। चलो फ्रिज में और रख दिया और ठंडा होने लगा, फिर मैंने थोड़ी देर बाद निकाल के देखा। अब जो मेरा बीकर था उसको मैं टेढ़ा करके देखूंगा कि भैया ऑयल मेरा गिर रहा है कि नहीं। चलो थोड़ा अपन ने टेढ़ा किया, अभी भी ऑयल बह रहा है, चलो अपन ने दोबारा वापस रख दिया। फिर थोड़ा और ठंडा हुआ होगा, फिर मैंने उसको बाहर निकाल के देखा टेढ़ा करके, यार ऑयल मेरा गिर रहा है कि नहीं, मतलब फ्लो हो रहा है कि नहीं, अभी भी गिर रहा है, चलो और रख देते हैं और ठंडा करते हैं। अब भैया ये मान लो अपन ने थोड़ी देर बाद और निकाला, तो अब मैंने मेरे जग को टेढ़ा करके देखा, जग को मैंने टेढ़ा करके देखा, अब मैं देख रहा हूँ कि मेरा ऑयल भैया बह नहीं रहा है, मतलब क्या है, एक तरीके से जम चुका है। तो ऐसा टेम्परेचर जिस पे मेरा ऑयल बहना बंद हो जाएगा, पोर होना बंद हो जाएगा, मतलब गिरना बंद हो जाएगा, वो मेरा क्या कहलाएगा भैया, पोर पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है। अरे कहाँ गया है यार, कहाँ गया, ये तो है ना। क्या बोल रहा है, पोर पॉइंट इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच लुब्रिकेटिंग ऑयल जस्ट फ्लोज अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन। ऐसा लोएस्ट टेम्परेचर है जिसपे अपना क्या होता है भैया, अपना जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर फ्लो करता है। कौन सा पॉइंट भैया, पोर पॉइंट। इसका प्रोसीजर क्या है फाइंड करने के लिए, आफ्टर डिटरमाइनिंग क्लाउड पॉइंट कंटिन्यू कूलिंग द सेम ऑयल सैंपल। क्लाउड पॉइंट निकालने के बाद वो जो अपना ऑयल सैंपल है उसको कंटिन्यू कूल करते रहो, मतलब हाँ क्लाउड पॉइंट निकाल लिया, उसको फिर से फ्रिज में डाल दो। आफ्टर एवरी 2-3 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप रिमूव द जार एंड टिल्ट इट हॉरिजॉन्टली। हर 2-3 डिग्री टेम्परेचर गिरने के बाद जैसे जैसे ऑयल ठंडा होता जाए, उसको थोड़ा 2-3 डिग्री टेम्परेचर और ठंडा हुआ, उसको बाहर निकाल के टिल्ट करके देखा, देखा मतलब टेढ़ा करके देखा भैया ऑयल गिर रहा है कि नहीं, है ना। चेक वेदर द ऑयल इज स्टिल फ्लोइंग। चेक करेंगे भाई अपना ऑयल अभी फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। उसके बाद द टेम्परेचर एट विच द ऑयल जस्ट सीजेस टू फ्लो इज नोटेड। अब वो टेम्परेचर जिस पे अपना ऑयल फ्लो होना बंद हो जाएगा, उस टेम्परेचर को अपन नोट कर लेंगे, है ना। यूजली पोर पॉइंट इज टेकन एज 3 डिग्री अबव द टेम्परेचर वेयर फ्लो स्टॉप। हाँ हाँ ठीक है, क्या बोल रहा है, जैसे भैया मान लो मेरा पोर पॉइंट अपन ने हाँ निकाला, जिस टेम्परेचर बाहर निकाला है, मान लो वो मेरा -43 डिग्री सेल्सियस है ना। अब -43 डिग्री सेल्सियस को नहीं लेंगे, इससे 3 डिग्री अबव लेते हैं, मतलब 3 डिग्री ज्यादा, कितना भैया 40 डिग्री मान लेंगे कि हाँ भैया अपना, अब देखो माइनस में +3 कर रहे होंगे तो हाँ 40 डिग्री, हाँ 40 डिग्री टेम्परेचर मान लेंगे कि हाँ मेरा पोर पॉइंट कितना आया होगा भैया, 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलो ये अपन ने कवर कर लिया है भैया अपना क्लाउड पॉइंट क्या होता है और पोर पॉइंट क्या हुआ होता है ना। अब थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी और रह गई है, पहला है मतलब हाँ एक है एनिलीन पॉइंट, कार्बन रेसिड्यू और ऑयलीनेस, है ना। अब एलिन्यूट अरे यार भैया गर्मी बहुत है आज, है ना। अब एनिलीन पॉइंट क्या है, लोएस्ट टेम्परेचर एट विच ऑयल इज कंप्लीटली मिसेबल विद एनिलीन। ऐसा लोएस्ट टेम्परेचर जिस पे अपना क्या होता है, ऑयल मिसेबल हो जाता है एनिलीन के साथ। मान लो ये मेरा ऑयल है, सॉरी एनिलीन है, और ये मेरा ऑयल है। ऐसा टेम्परेचर जिस पे ये दोनों चीज मिक्स हो जाए। मिसेबल का मतलब क्या होता है भैया, मिसेबल का मतलब होता है मिक्स, मतलब ऑयल मेरा एनिलीन के साथ मिक्स हो जाए। तो ऐसा लोएस्ट टेम्परेचर जिस पे मेरा एनिलीन और ऑयल आपस में मिक्स हो जाए, तो वो मेरा कहलाता है एनिलीन पॉइंट, है ना। इंडिकेट्स एरोमेटिक कंटेंट ऑफ ऑयल। ये क्या दिखाता है कि ऑयल में मेरे एरोमेटिक कंटेंट बन रहे हैं। मतलब एरोमेटिक कंटेंट क्या होता है, जो भी मेरी चीज ऐसे रिंग टाइप के कंपोनेंट्स बनाते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं मेरे एरोमेटिक कंटेंट, है ना। हाई एनिलीन पॉइंट मतलब लो एरोमेटिक, मतलब सेफर फॉर रबर पार्ट्स, मतलब और मान लो मेरा क्या बोलते हैं एनिलीन पॉइंट हाई आ रहा है, इसका मतलब क्या है, उसमें एरोमेटिक कंटेंट कम है ना। एरोमेटिक कंटेंट कम है जिसकी वजह से क्या होता है भैया, वो सेफर हो जाता है रबर पार्ट्स के लिए। मतलब इस टाइप के जो मेरे कंटेंट बनते हैं ना, जिसमें अपना चेन वगैरह या सर्कुलर चेन वगैरह या फिर बेंजीन रिंग वगैरह बन रही होती है, तो वो मेरे कहलाते हैं एरोमेटिक कंटेंट, है ना। अब मेरा भैया एनिलीन पॉइंट ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या भैया, मेरा एरोमेटिक कंपाउंड या कंटेंट कम बन रहा है, जिसकी वजह से क्या है, ये रबर पार्ट्स पे लगाने के लिए मेरा ऑयल सेफ है, जहाँ पे रबड़ वाले लग जाती है ना। अब कार्बन रेसिड्यू क्या है, मान लो पढ़ ही लो, है ना। अमाउंट ऑफ कार्बन लेफ्ट आफ्टर ऑयल इज हीटेड एंड डिकम्पोज। मतलब मेरा ऑयल है, अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ये हीट कर रहा हूँ, हीट करने पे ऑयल उड़ता है। अब मान लो मैं तब तक हीट करता गया जब कुछ बचा नहीं, तो अब लास्ट लास्ट में क्या अवस्था है, थोड़ा बहुत कार्बन। तो कितना कार्बन मेरा बच रहा है ऑयल को हीट होने के बाद, ऑयल के डिकम्पोज होने के बाद कितना कार्बन मेरा बच रहा है, तो वो मेरा कहलाएगा कार्बन रेसिड्यू। मतलब लोअर रेसिड्यू मतलब क्लीनर लुब्रिकेंट ऑयल, मतलब मान लो मेरा कार्बन कम बच रहा है, इसका मतलब मेरा लुब्रिकेंट ऑयल कैसा है, अच्छा है ना। मान लो मेरा कार्बन ज्यादा बच रहा है, इसका मतलब कि हाँ भैया मेरा जो ऑयल था वो अच्छा नहीं था, है ना। अब ला एक और क्या है भैया, ऑयलीनेस मतलब एबिलिटी ऑफ ऑयल टू अधेयर टू मेटल सरफेस। मतलब
ऐसी प्रॉपर्टी ऑयल की जिसके वजह से क्या होता है, मेटल सरफेस के ऊपर चिपक जाती है। अडहेर का मतलब होता है चिपक जाना, है ना। मान लो मेरे कोई ऑयल है, चलो इसको भी रख कर देते हैं ना। मान लो भैया मेरा कोई ऑयल है, उसकी ऑयलीनेस कम है। अब ऑयलीनेस कम है, मेरा कोई ऑयल है, उसकी क्या है, ऑयलीनेस कम है। इसका मतलब क्या है, वो किसी मेटल के ऊपर चिपक नहीं पाता, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे मैंने, अब ये मेरी बेयरिंग है, मैंने एक ऐसा ऑयल भर दिया जिसकी क्या है, ऑयलीनेस कम है। अब मान लो बेयरिंग पे मेरा कहीं से लोड पड़ा, तो वो ये ऑयल तो फैल जाएगा इधर उधर पे, चक्के बाहर निकल जाएगा। तो वो मेरा ऑयल क्या अच्छा ऑयल कहलाएगा भैया, नहीं। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे बेयरिंग में ऐसा ऑयल डालना पड़ेगा जो मेटल से अच्छे चिपक सके और क्या है, लोड भी सह सके। तो मैं ऐसा ऑयल डालूंगा जिसकी ऑयलीनेस अच्छी हो, तो वो मेरा ऑयल कहलाएगा अच्छा ऑयल, है ना। एबिलिटी ऑफ ऑयल टू अधेयर टू द मेटल सरफेस। अधेयर का मतलब स्टिक होता है, स्टिक मतलब चिपकना, ठीक है, या चिपक जाना, है ना। अब इंपॉर्टेंट फॉर हैवी लोड्स एंड लो स्पीड्स। अब ऑयलीनेस प्रॉपर्टी अपनी कब इंपॉर्टेंट होती है, अपन क्या हैवी लोड्स या फिर लो स्पीड पे काम कर रहे होते हैं। ऑयलीनेस अच्छी होनी चाहिए एक तरीके से ना, ये प्रॉपर्टी अपन तब देखते हैं। ऑयलीनेस अच्छी मतलब ज्यादा होनी चाहिए ना। अब लास्ट अपना क्या बचा है, ये सैपोनिफिकेशन नंबर। इसमें क्या बोल रहा है, अमाउंट ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू सेपनिफाई 1 ग्राम ऑफ ऑयल। मतलब भैया 1 ग्राम ऑयल को सेपोनिफाई करने के लिए कितना अपन को KOH लग रहा है। मतलब अब समझो समझो, क्या होता है भैया, अपने ऑयल में फैट होता है, ऑयल में क्या होता है, फैट होता है। अब उस फैट को निकालने के लिए अपन को जरूरत पड़ती है KOH की, है ना। अब KOH की पड़ती है जरूरत उस ऑयल में से फैट निकालने के लिए, ऑयल में से क्या करने के लिए, फैट निकालने के लिए। ऑयल में से फैट निकालने के लिए अपन को KOH की जरूरत पड़ती है ना। इसी पूरी प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, सेपोनिफिकेशन। मतलब सेपोनिफाई करना कहते हैं। मतलब हाँ, इसको अपन क्या कर रहे हैं, ऑयल को सेपोनिफाई कर रहे हैं। मतलब ऑयल में से अपन क्या कर रहे हैं भैया, फैट निकाल रहे हैं, है ना। तो अब 1 ग्राम ऑयल में से मुझे फैट निकालने के लिए कितना KOH लग रहा है, इस प्रोसेस को अपन कहेंगे सेपोनिफिकेशन। ये अपन क्या कर रहे थे, ऑयल को सेपोनिफाई कर रहे थे, मतलब ऑयल में से फैट निकाल रहे थे। अब 1 ग्राम ऑयल में से फैट निकालने के लिए कितना KOH लग रहा है, वो मेरा कहलाएगा सेपोनिफिकेशन, है ना। मिनरल्स ऑयल हैव लो जीरो वैल्यू। हाँ, मिनरल ऑयल के पास लो जीरो वैल्यू होती है। मतलब उनके पास क्या होता है भैया, सैपोनिफिकेशन नंबर कम होता है, ताकि मिनरल ऑयल में पता है ना अपन को फैट वगैरह कम होता है, ठीक है। चलो भैया, ये आज अपन ने सारी प्रॉपर्टी कवर कर ली है अपनी, किसकी, लुब्रिकेंट्स की। और आज अपन ने अपनी यूनिट भी खत्म कर ली है, ठीक है। और कहीं भैया कुछ डाउट हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो, है ना। ठीक है। तो भाई उम्मीद है यार आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आज अपन ने अपनी 3rd यूनिट स्वाहा कर दी, मतलब खत्म कर दिया। उसके नोट्स अच्छे से बनाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। मिलते हैं अपनी 4th यूनिट में।